शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की बात होती है या उनके समारोह में जाओ तो भाई जी का स्मरण हो जाता है। अगर हम कहीं गोरक्षा की बात करते हैं और भारतीय किसी उच्च शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की बात होती है या उनके समारोह में जाओ तो भाई जी का स्मरण हो जाता है। अगर हम कहीं गोरक्षा की बात करते हैं और भारतीय संस्कृति में गौ का क्या महत्व है, भारत की ऋषि और कृषि व्यवस्था को सेतु के रूप में जोड़ने का कार्य गौ माता ने किस रूप में किया है, इसके स्मरण की बात होती है तो भाई जी का स्मरण तब भी होता है। भारत के अंदर किसी आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का होता है तो भाई जी का स्मरण तब भी हो पाता है। किसी सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का होता है तो भाई जी का स्मरण तब भी हो आता है। किसी सामाजिक सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य होता है तो भी भाई जी का स्मरण होता है। जीवन का कौन ऐसा पक्ष है जिसमें बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भाई जी का स्मरण एक सामान्य जन न करता हो। ये चीजें दिखाती हैं अगर जीवन के अलग अलग पक्षों को लेकर के सर्वे भाई जी का स्मरण हम लोग आज भी कर रहे हैं तो यह इसलिए कि महापुरुषों का जो कृतित्व होता है वह एक शाश्वत सत्य की व्यवस्था पर आधारित होता है। वह देश काल और परिस्थिति से अबाधित होता है। वह जितना प्रासंगिक उस समय था उतना ही प्रासंगिक उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज हमारे लिए सबसे कठिन दौर चल रहा है और वह है जब हम लोगों ने डिजिटल मीडिया की तरफ हम बढ़े हैं, डिजिटल युग की तरफ हम बढ़े हैं। तो इसमें हमारी स्थिति क्या है? हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, हर हाथ में टैबलेट आ गया है, हर घर में टेलीविजन आ गया है। सर्वे भाई जी के समय में ये नहीं था, लेकिन इससे सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन भी हुआ है। साहित्य साधना कहीं न कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय आंदोलन के स्वर सामाजिक मूल्यों को लेकर के, सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के, राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर के जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए वे स्वर मंदिर दिखाई देते हैं। लोक कल्याण का भाव सरकार में तो है लेकिन समाज में क्यों कमजोर पड़ रहा है, इसके बारे में चिंतन का विषय हमारा होना चाहिए। साहित्य साधना के पक्ष को अगर हम देखेंगे तो कभी नहीं हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में सुख चैन का जीवन व्यतीत कर रहा हो, ऐसो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा हो और उसकी बगल में अगर कोई भूखों मर रहा है, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मर रहा है, तो उसकी कराह पड़ोस में जरूर लगेगी। याद रखना, हमारी उस समय का हमारा सबसे बड़ा धर्म बनता है कि हम सबसे पहले उसकी सेवा करें जो मेरे बगल में है। ये चिंतन हमारा कहां पुरोहित हो रहा है, इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और इस कार्य को इतना चुपचाप करने की आवश्यकता है जितना चुपचाप सर्वे भाई जी ने कहा था कि आप सेवा के कार्यक्रम तो चलाएं लेकिन बगल वाले को भी पता न लगे। दान एक हाथ से देने तो दूसरे को भी पता न लगे कि आप दान दे रहे हैं। इतना चुपचाप तरीके से आप उस गरीब के साथ अगर खड़े होते हैं तो आज जो एक संकल्पना हमारी बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने एक नया लक्ष्य रखा है। भारत दुनिया के सबसे बड़ी आबादी में से एक देश है। उन स्थितियों में बड़ा लक्ष्य भी देशवासियों के सामने होना चाहिए कि 2047 में भारत को दुनिया की विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना। भारत के पास उस प्रकार की संभावना है, उस प्रकार का परिस्थितियां भारत के सामने हैं। आज की दुनिया की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो दुनिया की स्थिति आज इस बात को बताती है कि इसमें आज एक पक्षीय ध्रुव दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। कोई एक देश कहे कि मेरी मोनोपोली चलेगी, जो मैं कहूंगा वही होगा, वो अब संभव नहीं हो सकता है।
और दुनिया के अंदर आज के दिन पर यह भी सत्य है, भारत के कारण कोई भी ध्रुव तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि भारत का स्वर उसके साथ खड़ा नहीं होता है। भारत जब तक उसके साथ खड़ा नहीं होता है। एक नया भारत आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उन स्थितियों में हम भारतवासियों का भी कोई दायित्व बनता है। हमारे कुछ राष्ट्रीय दायित्व होंगे, हमारे कुछ साहित्यिक, हमारे कुछ सामाजिक दायित्व भी होंगे, हमारे अपनी विरासत के प्रति भी कुछ दायित्व होंगे और अपने अपने कर्म क्षेत्र के लिए भी हमारे कुछ दायित्व होंगे। अगर इन सभी दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करके आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि इससे प्राप्त होने वाली सिद्धि की सबसे ज्यादा संतुष्टि अगर किसी एक महापुरुषों में होगी तो वह सरदेव भाई जी जैसे महापुरुषों को होगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र के लिए समर्पित किया था। उन्हें भी लगेगा कि हाँ, इस पक्ष को छोड़ करके धार्मिक क्षेत्र का है या आध्यात्मिक क्षेत्र का है, ये सामाजिक क्षेत्र का है, ये राष्ट्रीय क्षेत्र का है, इस व्यक्ति के द्वारा इस क्षेत्र में ये योगदान देना, इसके कारण समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और वह भाव सरदेव भाई जी ने अपने जीवन में सदैव, उन्होंने न केवल उसको अपने जीवन में उतारने का कार्य किया बल्कि उसके अनुरूप तत्कालीन समाज को चलाने की भी प्रेरणा प्रदान की। और मुझे प्रसन्नता है कि सरदेव भाई जी की स्मृति में हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति सरदेव भाई जी के इन मूल्यों को, इन विचारों को न केवल इस प्रकार के प्रवचन और कथा प्रसंगों के माध्यम से बल्कि उनकी साहित्य साधना को आगे बढ़ाने को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर के, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के उन्नयन और उससे होने वाले सेवा के प्रकल्प के माध्यम से और सरदेव भाई जी की स्मृतियों को अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज जब 132वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सरदेव भाई जी का स्मरण कर रहे हैं, सरदेव भाई जी का जीवन लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, सनातन धर्म के मूल्यों को अभिवृद्धि करने के लिए समर्पित था। आज के इस अवसर पर सरदेव भाई जी की स्मृतियों को, जो इन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष को छू करके तत्कालीन समाज का मार्गदर्शन किया था, इसके लिए उनकी स्मृतियों को एक बार पुनः कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदेव भाई जी के साथ साथ सरदेव राधा बाबा, जो जब गीता वाटिका की बात होती है तो दो शरीर थे लेकिन एक आत्मा के रूप में दोनों एक दूसरे के पास निवास करते थे। उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अगर हम कुछ भी किसी एक पक्ष को लेकर के सरदेव भाई जी के उस विराट व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के कुछ भी अंगीकार कर पाएंगे, न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा बल्कि हम समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदित्यनाथ और उनके संबोधन को आप सुन रहे थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जयंती पर एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।